हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अबाउट द बॉन्ड पैरामीटर्स। जो हम लोगों ने अभी बॉन्ड बनना देखा, सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, ये सब चीजें देखा हम लोग। तो बॉन्ड जो बनता है उस बॉन्ड की अपनी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी बॉन्ड एनर्जी हुआ। बॉन्ड दो एटम्स मिनिमम डिस्टेंस पे आते हैं तो बॉन्ड बनता है, यानी उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे बॉन्ड लेंथ कहेंगे। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है वो सेंट्रल एटम से एक सर्टेन एंगल पे अटैच्ड होता है जिसे हम लोग बॉन्ड एंगल कहेंगे। तो ये तीन बॉन्ड पैरामीटर आप पढ़ेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी के बाद बॉन्ड लेंथ और उसके बाद बॉन्ड क्या चीज कहा हमने, उसके बाद भाई बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एंगल, इन तीनों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए आज का जो टॉपिक है वो है बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर, ठीक है भाई। तो हमने आपसे बताया बॉन्ड पैरामीटर है, बॉन्ड को कौन मेजर करते हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, ये सब एक नंबर की डेफिनेशन आपके यूनिट टेस्ट में आता है भाई। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड पैरामीटर्स हैं जो किसी बॉन्ड को जो है मेजर करते हैं। ये तीन हैं आपके, तो एक एक करके हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। पहला है बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। तो पहले तो आप एक चीज जानिए कि आपको ये मालूम है कोई भी बॉन्ड बनता है, कोई भी बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनने में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड बनने में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। और बॉन्ड बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी कहते हैं। और बॉन्ड, उसी बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहेंगे। इसका मतलब है ये हम लोग दो तरह से ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, न्यू बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीजेस। और इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। और आपको मालूम है बॉन्ड को ब्रेक करना है, ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करना है, ओल्ड बॉन्ड, फॉर ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी की क्या होती है, जरूरत होती है। और जो एनर्जी जरूरत होती है, जिस एनर्जी की जरूरत आपको होती है उसे आप क्या कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और आप मालूम है बॉन्ड एनर्जी के दोनों फॉर्म ही है, बॉन्ड डिसोसिएशन और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी दोनों एक फॉर्म है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि किसी बॉन्ड को बनने में जितनी एनर्जी निकलेगी उस बॉन्ड को तोड़ने में उतनी एनर्जी खर्च भी होगी। इसका मतलब है हम लोग इसके आधार पे कह सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये ध्यान रखिएगा भाई, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज इक्वल टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन दोनों की साइन क्या होगी, अपोजिट होगी, बस यही अंतर है, बट साइन इज अपोजिट।
मतलब एक में एनर्जी इवॉल्व हो रही है और एक में एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब खर्च हो रही है, एक में निकल रही है। तो जहां निकलती है उसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, और जहां यूटिलाइज्ड होती है, रिक्वायर्ड होती है, उसे एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक में हमेशा पॉजिटिव साइन लेकर के आता है डेल्टा एच की वैल्यू, और एक्सोथर्मिक के हमेशा माइनस। ये सब थर्मोडायनेमिक्स में जब हम आप पढ़ेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें आपको मिलेंगी और जिसके बारे में आप सारी चीजें इन्फॉर्म करेंगे। तो ये हमने आपको बताया कि 2 क्राइटेरिया है बॉन्ड एनर्जी का। ठीक, अब अगर इसी को हम लोग बेस माने तो डिफाइन करें, तो यहां पे डिफाइन करने के लिए सबसे पहली चीज देखिए, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये आपका गैस है, 1 मोल है, ठीक है। इसको आपको डिसोसिएट करना है, ये हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हुआ, ये गैस हो गया, तो इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हो गया। और जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखिए आप, तो डेफिनेशन को डिफाइन भी कर सकते हैं आप। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे देखिए, अगर हम लोग इसको दिखाएं यहां पे, तो हम लोग कह सकते हैं कि द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी, या कहिए ऐसे, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, यहां डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना भाई, देखिएगा डिफाइन कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू dissociate the bond present in 1 mole of गैसियस मॉलिक्यूल। ये जरूर बोलेंगे भाई, जो भी बॉन्ड हम लोग तोड़ते हैं वो गैसियस मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जब भी एनर्जी की वैल्यू हम लोग लेंगे वो किस फॉर्म में लेंगे, किलो जूल पर मोल में लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट द बॉन्ड प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, यानी 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल आपके पास है, और इस 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड है एच और एच के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको ना, एच और एच के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी। उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी कहेंगे भाई, ये ध्यान रखिएगा। हुआ भाई। अगर हम इसी को और समझाना चाहें और दिखाना चाहें आपको, तो देखिए इधर इस साइड में दिखाते हैं आपको। अभी आपने कहा, जैसे देखिए एग्जांपल, वही हाइड्रोजन का लेकर बता रहे हैं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये गैस, ये 1 मोल है और ये डाई एटॉमिक फॉर्म में है और ये मॉलिक्यूल है। इतनी बातें हैं भाई, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब आप देखिए, एटम से, मॉलिक्यूल से आप इसको एटम में कन्वर्ट कर दिए, हाइड्रोजन गैस हो गया और ये एटम्स में कन्वर्ट हो गए, एटम बन गए। तो देखिए, मॉलिक्यूल से एटम में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम लोग एक और नाम देते हैं, एंथैल्पी ऑफ, एंथैल्पी मतलब एनर्जी का ही फॉर्म है भाई, एंथैल्पी भी जो है एनर्जी का ही फॉर्म है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसका मतलब है जो एनर्जी आपको इस बॉन्ड को तोड़ने में लग रही है उस एनर्जी को आप बॉन्ड एनर्जी कहिए, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहिए, बात वही होगी। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी मॉलिक्यूल को एटम्स फॉर्म में तोड़ने के लिए जो एनर्जी है उसे आप एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं या बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। और ये जो आप कहीं कहीं देखेंगे, आपको बुक में अगर देखेंगे तो आपको ये लिखा रहता है डेल्टा एच, या ऐसे लिखा रहेगा डेल्टा एच
और ए लगाने का मतलब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हुआ और नहीं डेल्टा एच हो गया, और इसकी वैल्यू होती है 435.8 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी होती है इसमें, 435.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती है, ये ध्यान रखिएगा। ये इसकी एनर्जी की वैल्यू है भाई, जिसको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे कि जो मॉलिक्यूल है उसे एटम्स फॉर्म में कन्वर्ट है, तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दोनों एक ही जैसा हो गया भाई। ठीक, या मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं। देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स, there are following factors which affect the magnitude of bond energy। बॉन्ड एनर्जी के मैग्नीट्यूड को जो इन्फ्लुएंस करते हैं, और उनमें सबसे पहला है साइज ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम्स। जो एटम्स size of the participating atoms। बहुत बेसिक चीज है, इसको इतने समझिए। अगर पार्टिसिपेटिंग एटम्स छोटा है तो बॉन्ड छोटा बनाएगा, पार्टिसिपेटिंग एटम्स बड़ा है तो बॉन्ड बड़ा बनाएगा, और बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर एटम्स स्मॉल होगा तो बॉन्ड लेंथ जो होगा स्मॉल होगा, और बॉन्ड लेंथ अगर स्मॉल होगा तो बॉन्ड एनर्जी उसकी क्या होगी, हाई होगी। ये ध्यान रखिए, क्योंकि लेंथ और एनर्जी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब है जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स हैं अगर वो पास पास आ रहे हैं और उनकी साइज छोटी है तो ज्यादा एक दूसरे के पास आएंगे, ज्यादा एक दूसरे के पास आएंगे, ज्यादा क्लोजली कंपैक्ट होंगे, और ज्यादा क्लोजली कंपैक्ट होंगे तो उनकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, और न्यूक्लियस के दोनों के इलेक्ट्रॉन जो होंगे न्यूक्लियस के प्रभाव में रहेंगे, तो उस बॉन्ड को तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। और इसी तरह से अगर एटम्स की साइज लार्ज है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, हाई होगी, और बॉन्ड लेंथ हाई होगी तो बॉन्ड एनर्जी अपने आप क्या होगा, लो। ये बेसिक रूल है जिनको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल आप खुद देखिए, क्लोरीन और क्लोरीन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, क्लोरीन की अपेक्षा हाइड्रोजन की साइज क्या होती है, छोटी है। ये क्या है, ये स्मॉल है, ये क्या है, लार्ज है, लार्ज साइज है, और ये स्मॉल साइज है। ठीक, तो इनकी बॉन्ड एनर्जी जानते कितनी होती है, इनकी बॉन्ड एनर्जी अभी लिखा था हमने 435.8 किलो जूल पर मोल, और इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो लगभग 300 के रेंज में होती है, और 237 की रेंज में, 237 किलो जूल पर मोल। आप खुद समझ लीजिए कि क्लोरीन हाइड्रोजन की साइज छोटी है, क्लोरीन की साइज बड़ी है, तो इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी अपने आप क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पे हाइड्रोजन छोटा है तो पार्टिसिपेटिंग एटम छोटे हैं तो बॉन्ड मजबूत होगा, बॉन्ड मजबूत होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये सीधा सीधा आप इस तरह से बता सकते हैं। तो साइज ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम। इसके बाद आइए मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, दूसरा फैक्टर, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। कहा जाता है कि जैसे जैसे बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है, यानी दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, और न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों पास पास आते हैं, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ता जाता है, और साइज धीरे धीरे यानी बॉन्ड लेंथ धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी।
और बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी अपने आप क्या होगी, बढ़ेगी। तो एक सीधे सीधे बस इतने समझ लीजिए कि मल्टीप्लिसिटी इंक्रीजेस, अगर मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज कर रही है तो बॉन्ड एनर्जी भी जो होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज। सीधा सीधा रीजन है भाई, मल्टीप्लिसिटी इंक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। इसमें आपको कुछ बहुत ज्यादा हम कार्बन कार्बन सिंगल और डबल और ट्रिपल का एग्जांपल लेकर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है, देखिएगा ध्यान से, इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो 348 किलो जूल, 348 किलो जूल पर मोल। इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है 619 किलो जूल पर मोल, और इनकी जो है 800 के रेंज में है 836 किलो जूल पर मोल। अब खुद देखिए यहां मल्टीप्लिसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज कर रही है, मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज कर रही है। तो आपने यहां पे क्या किया है, बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो रही है, बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है, तो बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है। ये आपने सीधा सीधा इसको बता दिया। इस आधार पे आप कह सकते हैं कि एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड अगर बढ़ेंगे तो बॉन्ड बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन एटम्स के बीच में बढ़ेगा, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उनको अपनी तरफ टाइटली बाउंड करेगा, और इस वजह से अपने आप बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। सीधा सीधा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ, ये भी बहुत अफेक्ट करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसे आप नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, तो इसमें भी सीधा सीधा है, अगर नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसे लिख देते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी लिख दे रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो जानते हैं इनके बीच में जो रिपल्सन होगा, इंटर आयनिक रिपल्सन इंक्रीजेस, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा, रिपल्सन बिटवीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज करे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। तो बॉन्ड में क्या क्रिएट होगा, बॉन्ड में स्ट्रेन क्रिएट होगा, स्ट्रेन, तनाव उत्पन्न होगा, इन बॉन्ड स्ट्रेन डेवलप्स, और जब बॉन्ड में स्ट्रेन डेवलप होगा तो बॉन्ड स्ट्रेन डेवलप होने की वजह से बॉन्ड वीक हो जाएगा, और जब बॉन्ड वीक हो जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी अपने आप क्या हो जाएगी, लो। अभी हम एग्जाम्पल देते हैं भाई, एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, देखिएगा उसमें आपको दिखाई देगा। जैसे देखो हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसको उसी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ये है, हम यहां पे ले रहे हैं बॉन्ड, ठीक, यहां पे थोड़ा सा जगह और ले लेते हैं, थोड़ा सा जगह और ले लेते हैं, तब आपको आइडिया हो जाएगा। इतना ले ले तो पर्याप्त। हम आपको यहां दिखा रहे हैं बॉन्ड, यहां पे दिखा रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हम यहां पे दिखा रहे हैं आपको बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल। ठीक है भाई, ये दिखाई दे रहा है, ठीक। देखिएगा बॉन्ड पहला ले रहे हैं कार्बन कार्बन,
आपको मालूम है कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी लोन पेयर नहीं होता, मतलब कार्बन के चारों बॉन्ड जो होते हैं वो चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाते हैं। यहाँ एक भी लोन पेयर नहीं रहता है, और एक भी लोन पेयर नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 0। इसकी बॉन्ड एनर्जी अभी लिखा था 348, कितना लिखा था? 348 किलो जूल पर मोल। ठीक, अब इसके बाद अगर आप देखिए नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन जो होता है अगर सिंगल बॉन्ड है तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता? 3 बॉन्ड बनाता है, 3 दिखा दी, तो एक लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर। तो आप इसको अगर ध्यान दीजिए तो नाइट्रोजन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? पेयर तो आपका हो गया कितना? पेयर 1 है और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2। एक एटम की बात कर रहे हैं, पर एटम की बात, हम पर एटम की बात कर रहे हैं। एक नाइट्रोजन पे पेयर तो 1 होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2। और आप जानते हैं नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इसकी बॉन्ड एनर्जी 163 किलो जूल है। फिर ऑक्सीजन पे आइए, ऑक्सीजन जो है वो मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है 3। देखिए 1 और यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एक एटम पे पेयर कितना हुआ? एक एटम पे पेयर हो गया 2 और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और पेयर जो है 2 हो गया। ध्यान रखिएगा, इसको इस तरह से दिखाना है, बॉन्ड एक बॉन्ड। तो अब यहां पे इसकी बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो 146 किलो जूल पर मोल। फ्लोरीन का हम दिखाने चल रहे हैं। फ्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड से बना सकता है भाई, और इसके पास जो है देखिए लोन पेयर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि फ्लोरीन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 में एक बॉन्ड बना दिया और बचा कितना? ये। तो पेयर कितना हो गया भाई? पेयर आपका हो गया 3 और इलेक्ट्रॉन हो गए 6। आपको मालूम है फ्लोरीन के बीच की बॉन्ड एनर्जी जो होती है 139 किलो जूल होती है। अब इसी से आप ऑब्जर्व कर लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। यहां एक भी लोन पेयर नहीं, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा। एक लोन पेयर है, बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई? 163। 2 लोन पेयर हो गया, बॉन्ड एनर्जी 146। 3 लोन पेयर हो गया, बॉन्ड एनर्जी क्या हो गया? और कम हो गया। कहने का हमारा सीधे सीधे मतलब यह है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो इनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा और बॉन्ड में स्ट्रेन डेवलप होगा, बॉन्ड कमजोर होगा, बॉन्ड एनर्जी लो हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेंथ, बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं हम लोग, ठीक। दिखाई दे रहा है ना भाई? बॉन्ड लेंथ को समझने के लिए आप सबसे पहले समझिए, आपको हमने बताया था बैलेंस बॉन्ड थियरी। उसमें हमने आपसे बताया था कि एटम्स जो होते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, उस समय उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0 होती है। जैसे वो धीरे धीरे पास आते जाते हैं, एक स्टेज, एक मिनिमम डिस्टेंस पे आने के बाद उनके बीच में क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। और उस मिनिमम डिस्टेंस को ही हम लोगों ने नाम दिया था बॉन्ड लेंथ। अगर आपको याद हो, हाइड्रोजन के केस में समझाया था, ठीक। तो एटम्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी 0, धीरे धीरे अप्रोच करते हैं और एक दूसरे के पास आते हैं, और पास आने के बाद जैसे ही मिनिमम डिस्टेंस पे आते हैं और उस मिनिमम डिस्टेंस पे उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है और उसमें अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हो जाता है, उनके बीच में बॉन्डिंग बनती है। और ज्यादा पास लाएंगे तो रिपल्सिव इंटरेक्शन बढ़ जाएगा और उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो फिर दूर भागने लगे। हमने आपसे ये बताया था, इसको आप ऑब्जर्व भी किए थे और पढ़े भी थे, ठीक है भाई। अगर इसी चीज को हम लोग लेकर चलें तो हम लोग इस चीज को बता भी सकते हैं। तो देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे 2 एटम्स हैं, ये इनका और इनका 2 कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। देखिए ये कोवैलेंट, अब ठीक है। देखिए हमने क्या कहा, ये कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, ये कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है।
ठीक। अब इस मान लीजिए ये एटम्स ए है और ये एटम ए है, इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस ले लीजिए और इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट डिस्टेंस। इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस को कोवैलेंट डिस्टेंस कहते हैं और यही मिनिमम डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है, बॉन्ड लेंथ कहलाती है। यही जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो ये कोवैलेंट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये डिस्टेंस देखिए क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस यानी डी बराबर हो जाएगा आर ए प्लस आर ए, दोनों की डिस्टेंस अलग अलग निकाल लीजिए। अगर मान लीजिए हेट्रो एटम्स होता तभी आप अलग अलग डिस्टेंस निकालने के बाद इसको मेजर कर सकते थे, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होती। और जैसे मान लीजिए आयन अगर लिया है तो कैटायन और एनायन में आपको मालूम है किसकी साइज बड़ी होती है, एनायन की। एनायन की साइज बड़ी होती है। अगर आप लोग इसी को ध्यान दें तो देखिए कैटायन में मान लीजिए फॉर आयनिक कंपाउंड, फॉर आयनिक कंपाउंड के लिए ले रहे हैं तो आयनिक कंपाउंड में क्या करते हैं हम लोग, देखिए आयनिक कंपाउंड में हमने ले लिया इस तरह से, ठीक, ये सेंटर ले लिया, ये सेंटर ले लिया, इनके बीच की डिस्टेंस ले लिया और इनके बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ। यानी अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, ए प्लस और इसको मान लीजिए बी माइनस, तो डी बराबर जो होगा वो क्या होगा, आर ए प्लस और ये हो जाएगा आर बी माइनस। तो डी बराबर हो जाएगा आर ए प्लस और आर बी माइनस। इस तरह से हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। तो आप एक चीज गौर करिए, जो डिस्टेंस निकालेंगे, जो बॉन्ड लेंथ निकाल रहे हैं वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि जो पार्टिसिपेटिंग एटम है उसी पे तो डिपेंड कर रहा है। अगर ये छोटा होगा तो डी की वैल्यू कम होगी, अगर ये बड़ा होगा तो डी की वैल्यू ज्यादा होगी। ये सीधा सीधा भी जैसे हमने बॉन्ड एनर्जी में पढ़ा फैक्टर, वैसे यहां पर भी हम लोग कह सकते हैं जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स हैं अगर वो बड़े हैं तो ऑटोमेटिक है वो आपस में अप्रोच जैसे करेंगे थोड़ा दूर से ही अप्रोच कर लेंगे और ऑटोमेटिक उनके बीच की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर एटम्स छोटा है तो ऑटोमेटिक है उनके बीच की लेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी। इसको हम लोग सीधे सीधे ऑब्जर्व कर सकते हैं। आइए देखते भी हैं कुछ फैक्टर्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। फॉलोइंग फैक्टर्स, बॉन्ड लेंथ जो है कुछ एक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे हमने कहा पहला साइज ऑफ द एटम्स, साइज ऑफ द एटम्स। सीधे सीधे आप इसका हमने भी बताया भी था आपको। एटम, पार्टिसिपेटिंग एटम की साइज अगर बड़ी है तो लेंथ ज्यादा होगा और पार्टिसिपेटिंग एटम्स की साइज छोटी है तो लेंथ छोटा होगा। ये फिक्स है, जान लीजिए। यानी पार्टिसिपेटिंग एटम्स, पार्टिसिपेटिंग एटम्स अगर साइज स्मॉल तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, लो। साइज अगर इनकी लार्ज होगी तो बॉन्ड लेंथ जो होगा वो हाई होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, बस सिंपल सा फार्मूला है। जैसे हम दिखा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल HCl, CCl, अंतर किसका है, सिर्फ H और Cl का है। H और C में कौन बड़ा होता है, C, ये बड़ा होता है। इसकी जो बॉन्ड लेंथ है और इसकी बॉन्ड लेंथ है उसी से अंदाजा लगा लेंगे। H और Cl के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो 127 पिकोमीटर है, ध्यान रखिए 127 पिकोमीटर है और CCl के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है 177 पिकोमीटर। अब खुद अंदाजा लगा लीजिए
इसकी साइज क्या हो गई, इसकी साइज स्मॉल थी, हाइड्रोजन, और कार्बन की साइज क्या थी, साइज लार्ज थी। साइज लार्ज थी तो बॉन्ड लेंथ देखिए सी, भाई कॉमन तो ये दोनों सीएल तो कॉमन ही है, एच और सी कॉमन जो है अनकॉमन है, तो आप इन्हीं पे नेचर पे डिपेंड करेगा ना, तो ये बड़ा है तो इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ये छोटा है इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ कम है। नेक्स्ट आइए, बॉन्ड लेंथ जो है जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज करती है बॉन्ड लेंथ भी कम होता है। दूसरा फैक्टर, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, bond length decreases with increase of bond multiplicity। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल हम जो है कार्बन कार्बन सिंगल वाला ही ले रहे हैं। मैं यही बता रहे थे आपसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के बारे में कि बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज ऑफ बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। हमने सबसे कॉमन एग्जांपल कार्बन कार्बन सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल लिया। हमने कहा कि बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़े, नंबर ऑफ बॉन्ड एटम्स के बीच में बढ़ रहे हैं, 1 है 2 है 3 है, तो देखिए लेंथ भी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। तो यही चीज है, और उसका कारण क्या है, जैसे जैसे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे न्यूक्लियस का फोर्स दोनों का बढ़ेगा और ये दोनों एटम्स धीरे धीरे पास आएंगे तो लेंथ अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आपका था क्या, बॉन्ड लेंथ के बारे में। अब नेक्स्ट आइए तीसरा है बॉन्ड एंगल। एंड आइए बॉन्ड एंगल के बारे में हम लोग डिफाइन करने चल रहे हैं। बॉन्ड एंगल आप जानते हैं, जब भी कोई एटम्स बॉन्ड बनाता है तो सेंट्रल एटम से वो बॉन्ड एक सर्टेन एंगल पे अरेंज होता है। उसका कारण होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। अगर वो एक मिनिमम डिस्टेंस पे एडजस्ट होंगे तो उनके बीच में रिपल्सन की पॉसिबिलिटी मिनिमम होगी। तो हर बॉन्ड एक सर्टेन एंगल पे सेंट्रल एटम से जुड़ा रहता है। उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। तो यहां पे हमने डिफाइन किया है कि बॉन्ड एंगल जो होता है इज डिफाइंड एज द एवरेज एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल कंटेनिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यार ध्यान रखिएगा, हम लोग जो भी बॉन्ड एंगल की बात करेंगे वो सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में नहीं हम लोग काउंट करेंगे। अभी दिखाएंगे आपको, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ही काउंट करेंगे। और आप जानते हैं इसको नॉर्मली आप एक्सप्रेस किसमें करते हैं, एक्सप्रेस्ड इन डिग्री, मिनट, सेकेंड। डिग्री, मिनट और सेकेंड में इसको जनरली जो है आप एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, CH4 की बात कर रहे हैं। CH4 में आपका जो CH है ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा क्योंकि ये बॉन्ड बनाया हुआ है इनके बीच का ऑर्बिटल। तो देखिए CH H, अब देखिए ये सेंट्रल एटम हो गया और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड एंगल। तो 109 डिग्री 28 मिनट। इसे हम लोग कहीं कहीं पढ़ते हैं टेट्राहेड्रल एंगल भी पढ़ते हैं, टेट्राहेड्रल एंगल भी पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, टेट्राहेड्रल एंगल भी पढ़ते हैं आप। और यहाँ पे चाहे इसका एंगल की बात करिए, चाहे इसके एंगल की बात करिए, चाहे इसके एंगल की बात करिए, सारे एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। वो कितना होगा, इतना ही होगा। मतलब CH4 में सारे एंगल जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट होगा, क्योंकि हमने बताया था आपको ना, जैसे ये मॉलिक्यूल है
तो ये मॉलिक्यूल पे ये प्लेन हो गया, देख रही है, दो बॉन्ड प्लेन पे प्रेजेंट है, दो बॉन्ड प्लेन पे प्रेजेंट है, एक ऊपर है और एक जो है पीछे, और दो प्लेन पे है। तो 3D में स्ट्रक्चर में वो देखने पे आपको लगेगा इनका एंगल, इनका एंगल, इनका एंगल, इनका एंगल सब एक समान ही होंगे, ये ध्यान रखिएगा भाई। ऐसे ही हम यहाँ पे अमोनिया का दिखाते हैं। अमोनिया में एक लोन पेयर होता है, ठीक, और 3 बॉन्ड होते हैं। अब आप गौर से देखिएगा, हम एंगल इनके बीच में नहीं मेजर करेंगे क्योंकि ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो एंगल इनके बीच में आप मेजर नहीं करेंगे। आप जो भी एंगल मेजर करेंगे इनके बीच में करेंगे, इनके बीच में करेंगे, तो ये एंगल जो होगा 107 डिग्री होगा, ये ध्यान रखिए। तो ये बॉन्ड एंगल जो होगा वो 107 डिग्री होगा। ऐसे वाटर की बात करते हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में आपको मालूम है ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में जो है 2 लोन पेयर होता है, देखिए 2 लोन पेयर होता है, 1 और 2 इस तरह से होते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो एंगल यहां पे मेजर नहीं कर सकते, एंगल यहां पे मेजर नहीं करेंगे, एंगल यहां पे मेजर करेंगे, और ये आपको 104.5 डिग्री। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कहां से इतना एंगल हम लोग याद करेंगे, ये आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, जब आप इसको पढ़ते रहेंगे, लगातार प्रैक्टिस में लाएंगे, तो ये सब चीजें आम बात हो जाएंगी, आपको बताने की जरूरत नहीं। हमने कहा था ना, जब हम पढ़ना शुरू किए थे हाई स्कूल इंटर में, तो उस समय हमें एक सिंगल डंडी वाली, ये इसका मतलब नहीं मालूम था, ये क्या होता है, ये क्या है, ये क्या है। तो आप वो प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करेगा, आप इस चीज को एक्सप्लेन कर लेंगे, बहुत ज्यादा आप परेशान ना होइए, सारी चीजें अपने आप से आपको दिखाई देंगी। जैसे देखिए BF3 की बात करते हैं, BF3 ये हो गया, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री होगा। ये ट्राइगोनल होता, देखिए इस तरह से ट्राइगोनल। ये कौन सा ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल होता है, अगर आपको याद हो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, ठीक है। ये सब अभी आपको पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा भी नहीं बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये अभी वेस्पर थियरी हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें आपको बताएंगे इनके बारे में, ठीक। तो ये हमारा जो है क्या है, एक नॉर्मल बॉन्ड पैरामीटर्स है, जिनको आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर रहे हैं। और बॉन्ड पैरामीटर्स में 3 चीजें आपने पढ़ा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल के बारे में, ठीक। तो इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपको, ठीक, ये क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ट्राई करना है अपनी तरफ से, और जिनको आप प्रयास करिए सॉल्व करने। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आउट ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड एंड क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, किसकी बॉन्ड एनर्जी हाई है और क्यों है। अभी पढ़ा आपने, अभी अभी पढ़ा है आपने, इसको अप्लाई करेंगे आपको आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, आउट ऑफ O2 एंड N2 मॉलिक्यूल विच हैव हाई बॉन्ड एनर्जी एंड वाई, मतलब O2 और N2 में किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी और क्यों होगी, ये बताना है। ये भी फैक्टर में आया है, आप उसको पढ़ेंगे, आप बना के स्ट्रक्चर देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द हाइब्रिड स्टेट ऑफ ईच कार्बन, यानी यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ कौन सा, इस कार्बन का होगा, इस कार्बन का, इस कार्बन का, ये पता करना है आपको। इससे पहले भी हमने इस तरह क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे इस कार्बन का, इस कार्बन का, इस कार्बन का। हमने बताया था सिंगल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, डबल बॉन्डेड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो हमने आपको बताया था। यहाँ CH3 CHO है, CHO यानी O जो है डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होगा, यहाँ CH3 CH2 OH है, CH3 COOH है, यानी जहां COOH आता है वहां C डबल बॉन्ड O से रहता है। तो आपको सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालना, हर कार्बन का, इसका 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 अलग से, इसका 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 अलग से, फिर इसका इसका अलग से, इनका इनका अलग से, फिर इनका इनका अलग से आपको निकालना है। फिर उसके बाद इसमें जो है, जो सेंट्रल एटम है इस मॉलिक्यूल में, जैसे NO3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, BF4 में B का, PF4 में P का, IF5 में I का, CO2 में C का, IF7 में I का, आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। और इसको निकालने के बाद इसको रिपोर्ट भी करिए भाई, रिपोर्ट जरूर करिए। नेक्स्ट डे पढ़ा जाएगा। थैंक यू।